अगली वीडियो में जो हम लोग भाषा के ऊपर बात कर रहे थे कि भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा कितनी प्रकार की होती है, भाषा की विशेषताएं क्या है, ये सब सारी चीज़ों हम लोग ने इसका अध्ययन किया। आज जो है हिंदी को हम लोग भाषा से जोड़ करके देखेंगे कि हिंदी भाषा आई कहाँ से। कि हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकास, भौगोलिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर हिंदी भाषा को ये देखा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास, भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास और राजनैतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, अगर इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ये तीन दृष्टिकोणों से अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा किस प्रकार से आई। क्या हिंदी भाषा किसी भाषा से उत्पन्न हुई या हिंदी भाषा स्वयं आई हुई है। अगर इसकी बात किया जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो संसार की जगत जननी जो भाषा है वह कौन सी भाषा थी, संस्कृत। संसार की जगत जननी भाषा कौन थी, संस्कृत। इसके प्रारंभ में दो रूप थे, इसके प्रारंभ में दो रूप प्रचलित थे, एक था वैदिक रूप, दूसरा था लौकिक रूप। प्रारंभ में इसके दो रूप थे, वैदिक रूप और लौकिक रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसके दो रूप प्रारंभ में प्रचलन में थे। जो वैदिक रूप है इसमें क्या लिखे गए, आपके वेद और उपनिषद, क्या लिखे गए, वेद और उपनिषद, यानी कि वेदों की भाषा, उपनिषदों की जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। आम जनमानस की जो भाषा थी, आम जनता की जो भाषा थी वह कौन सी संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत। उस समय जो आम जनमानस की भाषा थी, आम लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था वह कौन सी संस्कृत थी, लौकिक। जो पढ़े लिखों की जो भाषा थी वह कौन सी भाषा थी, वैदिक। तो आम जनमानस की जो भाषा थी यह लौकिक था और इसमें जो है दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, वह कौन से ग्रंथ थे, एक तो था रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में। रामायण और महाभारत की जो भाषा थी कौन सी भाषा थी,
लौकिक भाषा थी। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। आप जो है कि भाषा की विशेषता में पढ़े थे एक पॉइंट कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील। भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे भाषा परिवर्तनशील है। तो अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो ये जो लौकिक जो रूप था इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। जो इसका एक लौकिक जो रूप है, लौकिक जो संस्कृत है, इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। परिवर्तन प्रारंभ हुआ और एक से एक नए भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। वह कौन सी भाषा थी, पाली। कौन सी भाषा थी, पाली। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। परिवर्तन क्यों हुआ, अज्ञानता के कारण, क्षेत्रीयता के कारण इस भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और एक नई भाषा का जन्म होता है। इसी लौकिक भाषा से एक नई भाषा हमारे सामने आती है और वह कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। उसी समय एक धर्म जो है चरमोत्कर्ष पर आता है और वह धर्म कौन था, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म सामने आता है, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ थे त्रिपिटक, इस बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जो त्रिपिटक, इनकी जो है भाषा कौन सी भाषा थी, पाली भाषा। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ थे आपके, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, इनकी भाषा कौन थी, पाली भाषा थी। पाली भाषा में इनके जो है धार्मिक ग्रंथ ये लिखे गए। इसके बाद धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ और इस भाषा में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होकर के एक नई भाषा इसे जन्म लेती है। वह कौन सी भाषा थी, प्राकृत। वह कौन सी भाषा थी, प्राकृत थी। अगर प्राकृत की बात किया जाए तो इस समय भी एक ये धर्म को प्रभावित कर रही थी। वह धर्म का नाम क्या था, जैन धर्म। इनकी पुस्तक, इनका जो पवित्र ग्रंथ था, जैनों का जो एक पवित्र ग्रंथ था आगम, आगम जो है किस भाषा में लिखा गया, इसी प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैनों का जो पवित्र ग्रंथ आगम था वह किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे इस भाषा में भी परिवर्तन प्रारंभ हुआ और जैसे परिवर्तन प्रारंभ होता है तैसे एक नई भाषा का जन्म होता है। वह भाषा कौन थी, प्राकृत। कौन सी भाषा थी, प्राकृत। कौन सी भाषा आई, प्राकृत। और इसी प्राकृत का के जो क्षेत्रीय रूप मिलते हैं, 7 रूप मिलते हैं। इसी प्राकृत का एक रूप मिलता है सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, गलत यहाँ हो गया। इससे एक नई भाषा का जन्म होता है। जो भाषा थी कौन थी, अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश का एक रूप मिलता है सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से आपके जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। किस भाषा की उत्पत्ति होती है, हिंदी भाषा। इसके द्वारा जो भाषा बनी वह भाषा कौन थी, हिंदी भाषा। ये हिंदी का अब तक का इतिहास रहा है। क्या हिंदी जो है स्वयं भाषा के रूप में आई, नहीं, स्वयं भाषा के रूप में नहीं आई। अगर परिभाषा परिवर्तनशील नहीं होती, अगर भाषा में एक गुण नहीं होता तो जो प्राचीन काल में जो संस्कृत बोली जाती थी आज भी भाषा के रूप में संस्कृत ही रहती। लेकिन परिवर्तन होने के कारण इसके प्रारंभ में 2 रूप थे, एक वैदिक रूप, एक जो है तो कौन था, लौकिक रूप। जो वैदिक रूप था इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये भाषा क्लिष्ट थी, ये पढ़ने लिखने में कठिन थी, जिसके कारण ये भाषा आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इसका जो लौकिक रूप था ये सरल था। लौकिक रूप जो था सरल था, आम जनमानस की भाषा थी, जिसके कारण ये आगे की ओर बढ़ी। और इस लौकिक से
कौन सी भाषा उत्पन्न होती है? पाली। पाली से का रूप धीरे धीरे परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होकर के कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। और इस प्राकृत के रूप में धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हुआ, ऐसे एक नई भाषा का जन्म होता है। वो कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश। इसी अपभ्रंश का एक रूप है सौरसेनी अपभ्रंश होता है। और सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति हुई? हिंदी भाषा की। किस भाषा की उत्पत्ति होती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। अगर इनके हम समय की बात करें तो इसका जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसके समय की बात किया जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसका जो समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसके समय की बात किया जाए तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। समय की अगर बात किया जाए कि वैदिक भाषा का समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक का समय क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली भाषा का समय क्या था? अगर पाली की बात किया जाए तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत का समय था 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अपभ्रंश का समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ये भाषा ये नहीं है कि तुरंत परिवर्तित हुई, इसमें परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन इसका जो स्वरूप बिगड़ा, इनके रूप में जो परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे हुआ। और जो परिवर्तन होने का जो कारण था अज्ञानता, निरक्षरता, क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण इनके स्वरूपों में, इनके रूपों में, इनके शब्दों में धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ होकर के एक नई भाषा का जन्म हुआ। तो लौकिक से कौन सी भाषा बनी? पाली। पाली से कौन सी भाषा बनी? प्राकृत। और प्राकृत से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सा? सौरसेनी, इसी का एक भाग है सौरसेनी अपभ्रंश। और सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा की उत्पत्ति होती है? हिंदी भाषा की। किस भाषा की उत्पत्ति हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हिंदी भाषा का ये इतिहास रहा है। हिंदी भाषा का इतिहास ये रहा है कि यह हिंदी भाषा हमारे किस प्रकार से सामने आती है। इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वह किसका है? हिंदी भाषा का। हिंदी के भी 2 रूप मिलते हैं, एक साहित्यिक रूप, एक लौकिक रूप। जो साहित्यिक रूप होता है उसमें परिनिष्ठित शब्द मिलते हैं, उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन होता है उसके किस रूप में होता है? लौकिक रूप में होता है। उसके परिवर्तन जो किस रूप में होता है? लौकिक ही रूप में होता है। तो जो लौकिक संस्कृत थी, इस लौकिक संस्कृत के रूप में परिवर्तन हुआ और इससे जो है इन भाषाओं का क्या होता है? जन्म होता है। इन भाषाओं का जन्म होता है। तो हिंदी भाषा हमारे सामने जो आई, यहाँ से ये पूरी जो है प्रणाली से गुजरते हुए हिंदी भाषा हमारे क्या होती है? सामने आती है। इस प्रकार से हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। अगर बात किया जाए कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, अगर ऐसे आ जाता है हिंदी भाषा की नंबर 1 संस्कृत, पाली, प्राकृत, सौरसेनी अपभ्रंश। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? अगर इस ढंग से अगर क्वेश्चन आ जाए और सभी विकल्प अपने अपने जगह सही हो, सभी विकल्प अपने अपने सभी जगह सही हों,
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो जो सबसे निकट का उत्तर होता है वही उत्तर जो है क्या होता है, मान्य होता है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। किससे उत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा की, सौरसेनी अपभ्रंश। अगर सौरसेनी नहीं है, संस्कृत, पाली, प्राकृत है, तब उसमें उत्तर हमारा क्या होना चाहिएगा, प्राकृत। और ये दोनों नहीं है, केवल ये हैं, इनमें से दोनों या कोई नहीं, अगर इस ढंग से केवल दो ही विकल्प आता है तब क्या हो जाएगा, पाली। अगर चार विकल्प में एक विकल्प केवल संस्कृत है तब उस समय हम क्या उत्तर लगाएंगे, संस्कृत। तो ऐसे आता है। ये था आपका हिंदी भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विकास। अगली पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। अगर भौगोलिक दृष्टि से कोण से अगर बात किया जाए, भौगोलिक दृष्टि कोण से हिंदी भाषा का विकास। तो अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हिंदी भाषा की अगर विकास की अगर बात किया जाए कि हिंदी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, हिंदी भाषा को बोलने वाले कहाँ कहाँ लोग रहते हैं। अगर भारत की अगर बात किया जाए तो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। अगर इसकी बात किया जाए कि कौन कौन से प्रांत आएंगे, तो जैसे एक सूत्र होता है, इसी से भी आप कह सकते हैं, यष्टो, यूटो, दिल, मध्य, बिझारा। तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा को बोलने वाले जो आम जनमानस है, आम जो जनता है, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में ही निवास करती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदी बोली और समझी जाती है। तो इसमें कौन कौन से अगर प्रांत की बात किया जाए तो कौन कौन से प्रांत आ जाते हैं आपके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, कह सकते हैं झारखंड, राजस्थान। इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन प्रांतों में हिंदी भाषा भाषी लोग रहते हैं, हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। हिंदी भाषा को जो बोलने वाले लोग रहते हैं इन प्रांतों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ज़्यादा अगर भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास देखा जाए तो हिंदी भाषा का विकास इन प्रांतों में ही हुआ है। इन प्रांतों में हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले लोग जो है, जनता जो है, निवास करती है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इन 10 राज्यों में जो मुख्य रूप से जो प्रांत हैं, इन प्रांतों में हिंदी जनता निवास करती है, अर्थात हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से ये था हिंदी भाषा का विकास। इसके बाद आपका बच जाता है राजनैतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अगर राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए, राजनैतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास की अगर बात किया जाए तो
या संवैधानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं इसी को, संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का विकास। तो देखिए, अगर संविधान की अगर बात किया जाए तो संविधान की 8वीं अनुसूची, जो संविधान की हमारी जो है 8वीं अनुसूची है, इस संविधान की 8वीं अनुसूची इस संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं में हमारी एक भाषा कौन सी है? हिंदी। इसमें एक भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा भी आती है। तो एक तो संविधान में हिंदी को यहाँ पर स्थान दिया गया है 8वीं अनुसूची में, और 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और उस 22 भाषाओं में एक कौन सी भाषा है? आपकी हिंदी है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो संविधान में जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को राजभाषा, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी भाषा को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का जो संविधान में जो इसे दर्जा प्राप्त है, भाग 17, संविधान के भाग 17 में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें कि कौन से अनुच्छेद आते हैं राजभाषा के का जो उल्लेख करते हैं, तो अगर अनुच्छेदों की अगर बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त। तो इस हिंदी को 2 जगह संविधान में भी स्थान मिला। एक तो 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा में एक हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी है। दूसरा स्थान जो है इसे राजभाषा के रूप में प्रदान किया गया। अगर इसकी बात अगर संविधान में कहाँ पर अगर उल्लेख है तो आप कहेंगे कि भाग 17, संविधान के भाग 17। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा को किस भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? राजभाषा के रूप में इसे दर्जा प्रदान किया गया। अब इसी से संबंधित कुछ और तथ्य को हम लोग देख लेंगे जो परिभाषित तथ्य हैं। अगर बात किया जाए तो इसी से संबंधित कुछ, जैसे कि बोली, एक तो होती है बोली, एक होती है भाषा, एक होती है मातृभाषा, एक होती है आपकी राजभाषा, एक है राष्ट्रभाषा। यहाँ पर बात है कि बोली क्या होती है, हम भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बोली क्या है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो अगर इनको अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर देखा जाए, बोली और भाषा, तो देखिए इन दोनों में एक तो समानता होती है कि ये चाहे बोली हो चाहे भाषा, ये दोनों विचार अभिव्यक्ति के क्या है? माध्यम। ये तो इन दोनों में समानता है, एक समानता कि चाहे बोली हो या चाहे भाषा हो, चाहे बोली हो चाहे भाषा, ये दोनों विचार अभिव्यक्ति के क्या है? माध्यम है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में जो अंतर होता है किसका होता है? क्षेत्र का। इसमें जो अंतर होता है इन दोनों में किसका अंतर होता है? क्षेत्र का। जो अंतर पाया जाता है क्षेत्र का, समानता पाई जाती है कि दोनों विचार अभिव्यक्ति के क्या है? माध्यम है। अंतर होता है क्षेत्र का। अगर कोई जो बोली होती है इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जो बोली होती है उसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। जो भाषा होती है उसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है।
उसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। जिस भाषा का क्षेत्र सीमित होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोली। जिस भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। तो कोई भी बोली भाषा हो सकती है। अगर बोली है, जैसे ही ये विस्तार प्राप्त करती है वैसे ही ये बोली क्या बन जाती है? भाषा। कोई अगर बोली है, जैसे ही वह विस्तार प्राप्त करती है, जैसे ही विस्तार प्राप्त कर लेती है तो बोली से वो क्या बन जाती है? भाषा। अगर कोई भाषा है, जैसे ही उसका क्षेत्र अगर मान लीजिए कि अगर सीमित हो जाता है, उसका क्षेत्र क्या हो जाए? सीमित हो जाए, तो वो जो अभी तक जो भाषा थी वो क्या बन जाती है? बोली। बात कुछ समझ में आई? बोली और भाषा में जो अंतर होता है क्षेत्र का, बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। तो बोली भी भाषा बन सकती है, भाषा भी बोली बन सकती है। अगर जो बोली है तो बोली का क्षेत्र सीमित है, जैसे ही वह विस्तार प्राप्त कर लेगी तो बोली किस में परिवर्तित हो जाती है? भाषा में। अगर कोई भाषा है तो जैसे ही उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है तो भाषा भी क्या हो सकती है? बोली। तो जो इसमें अंतर है, किसका अंतर होता है? क्षेत्र का अंतर होता है। जिस भाषा का क्षेत्र, अगर परिभाषा के रूप में अगर बांटना चाहें तो कह सकते हैं कि जिस भाषा का क्षेत्र सीमित होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोली। और जिस भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है अर्थात विस्तृत होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? भाषा। या जिस बोली का क्षेत्र व्यापक होता है उसी को हम क्या कह देंगे? भाषा। तो बात समझ में आई कि बोली क्या है, भाषा क्या है। बोली क्या है, भाषा क्या है। तो जिसका क्षेत्र सीमित होगा बोली, जिसका क्षेत्र विस्तृत होगा वो क्या बन जाती है? भाषा। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ क्षेत्रीय पार्टी होती हैं और राष्ट्रीय पार्टियां भी होती हैं। तो जब अपने ही प्रांत को सीमित होती हैं तो उसे हम लोग क्षेत्रीय कह देते हैं, और जब वो कई प्रांतों में जब सीटें जब जीत लेती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं? राष्ट्रीय। जब जैसे वो विस्तार प्रदान करती है तो उसी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से वो कौन सी बन जाती है? राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अब कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है जब कई प्रांतों में न बन करके किसी एक प्रांत में ही आकर के सिमट जाती है तो वही जो राष्ट्रीय पार्टी भी क्या बन सकती है? क्षेत्रीय पार्टी। वही क्या बन सकती है? क्षेत्रीय पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, तो उसी प्रकार से जिस भाषा का क्षेत्र सीमित होगा उसे बोली कहा जाएगा, और जिस भाषा का क्षेत्र विस्तृत होगा उसे हम क्या कह देते हैं? भाषा। तो ये अंतर था बोली और भाषा में। ऐसे आप इसकी परिभाषा भी बता सकते हैं, परिभाषित भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि मातृभाषा क्या है, कि मातृभाषा हम किसे कहेंगे। तो मातृभाषा वह भाषा जो माता के मुख के द्वारा सीखी जाती है, वह भाषा जो माता के मुख के द्वारा सीखी जाती है उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा। जो भाषा माता के मुख के द्वारा सीखी जाती है उस भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यह विस्तार कहाँ से प्रदान करती है? तो परिवार और समाज से। एक जो विस्तार प्रदान करती है कहाँ से करती है? परिवार से और समाज से। परिवार से और समाज से विस्तार प्रदान करती है मातृभाषा। माता के मुख के द्वारा जो भाषा सीखी जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। अगर ये कह दे कि विस्तार कहाँ से प्रदान करती है तो परिवार और समाज से। विस्तार प्रदान करती है परिवार और समाज से। अब बात आती है कि राजभाषा क्या है। तो यहाँ पर राज का संदर्भ आप देश से भी ले सकते हैं। जिस देश या राज्य का प्रशासनिक कार्य, जिस देश या राज्य का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किया जाता है, किसी देश या राज्य का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किया जाता है वह कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। किसी देश या राष्ट्र का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किया जाता है उसी को हम कौन सी भाषा कह देते हैं? राजभाषा कह देते हैं। जैसे हमारे जो हिंदी जो भाषा है इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसे किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त। तो ये बात समझ में आएगी कि राजभाषा क्या है। जिस भाषा में देश या राज्य का प्रशासनिक कार्य संचालित होता है उसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं? राजभाषा। संविधान में हमें जो हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या मिला है? उल्लेख मिलता है।
अब बात आती है कि वो तो राजभाषा हो गई, तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? हम राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनता द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसी को हम कौन सी भाषा कह देते हैं? राष्ट्रभाषा कह देते हैं। हिंदी कभी अभी तक जो है इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान इसे नहीं हुआ है। ये आंदोलन है, जरूर है कि आंदोलन चल रहा है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, लेकिन अभी इसे जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, नहीं प्राप्त है। बल्कि हिंदी जो भाषा है उसे किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा। संवैधानिक रूप से उसे राजभाषा का दर्जा तो प्रदान किया गया, लेकिन भी राष्ट्रभाषा का दर्जा इसे जो प्रदान नहीं किया। तो ये बात समझ में आई कि बोली क्या है, भाषा क्या है, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। जिसका क्षेत्र सीमित होता है, जिस भाषा का क्षेत्र सीमित होता है बोली, जिस भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है उसे हम क्या कह देते हैं? भाषा। माता के मुख के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। ये विस्तार कहाँ से प्राप्त करती है? परिवार या समाज से। राजभाषा क्या होती है? किसी देश या राज्य का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किया जाता है उसी को हम कौन सी भाषा कहते हैं? राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? किसी राष्ट्र की अधिकांश या संपूर्ण जनता द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही कौन सी भाषा बन जाती है? राष्ट्रभाषा। तो ये था आपका संवैधानिक दृष्टिकोण से या राजनैतिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का अब तक का विकास। तो हिंदी भाषा के रूप में हम लोग देखें कि हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, भौगोलिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ और संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का किस प्रकार से विकास हुआ। अब लास्ट यही रह गया है व्याकरण, कि व्याकरण क्या है। जैसा कि हम लोग शुरू में देखे थे कि हिंदी भाषा वह व्याकरण का सामान्य परिचय, तो आ जाता है व्याकरण। काट दीजिएगा। ये व्याकरण क्या है? हम व्याकरण किसे कहते हैं? ये व्याकरण क्या है? व्याकरण हम किसे कहते हैं? तो अगर ये देखा जाए इसका शाब्दिक विच्छेद, ये जो व्याकरण है वि धना धन करण, वि धना धन करण के योग से बना है। व्याकरण जो शब्द होता है अगर इसका संधि विच्छेद नहीं बल्कि शाब्दिक विच्छेद अगर किया जाए तो यह वि धन आ धन करण के योग से क्या बना हुआ है? व्याकरण। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ की अगर बात किया जाए तो भली भांति समझना, भली भांति समझना। भली भांति समझना या भली प्रकार से समझना, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है भली भांति समझना या भली प्रकार से समझना। अब जो है अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, अगर इसकी बात किया जाए तो हम व्याकरण की क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। व्याकरण की क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। क्या पढ़ते हैं? पुस्तक। या इसी को आप कह सकते हैं विधा। व्याकरण क्या है? एक विधा है। या कह सकते हैं इसी का अगर पर्याय देखें रचना या कृति, या पाणिनि महोदय ने इसी को कहा था ग्रंथ। पर्याय रूप में अगर देखा जाए तो पुस्तक को ही आप कह सकते हैं रचना, कृति, ग्रंथ। व्याकरण महोदय ने व्याकरण को ही क्या कहा था? ग्रंथ कहा था। कि व्याकरण क्या है? एक ग्रंथ है। व्याकरण हम एक पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं जो मुख्य रूप से हमें 3 बातों का ज्ञान प्रदान करती है। ये 3 बातों का जो है ज्ञान प्रदान होता है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध लेखन, तीसरा भाषा का शुद्ध प्रयोग। अगर इसी को परिभाषा के रूप में अगर बात दिया जाए तो कह सकते हैं कि व्याकरण वह उस पुस्तक का नाम है
जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? व्याकरण कर। व्याकरण उस ग्रंथ का नाम है, व्याकरण उस पुस्तक का नाम है, व्याकरण उस कृति का नाम है, व्याकरण उस रचना का नाम है जो हमें मुख्य रूप से क्या बताती है? भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। उसी को हम क्या कह देते हैं? व्याकरण। कुछ बात समझ में आई? तो व्याकरण की यही परिभाषा कर सकते हैं, जो बी धन आधन करण के योग से क्या बना है? व्याकरण शब्द बना है। शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार समझना या भली भांति समझना। अगर शाब्दिक अर्थ की अगर बात किया जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भली भांति समझना। अगर इसी की विषय में अगर बात और किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तो इसके व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग हैं।